Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस पेपर की जो 6 अप्रैल को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 2024 में। उसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये देख लो, अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये देखो, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सिमिलर लेवल पे ही आते हैं जेई मेंस के एंड नीट के। हाँ, नीट में थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और इजियर हो जाएगा तो बहुत क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, चीज़ें सीखने के लिए क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हर टॉपिक से, वो समझने के लिए द पूल ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लार्जर। तो आप अच्छे से करो ये सारे क्वेश्चंस, बाकी मैं तो करा ही रही हूँ। एंड ऑल्सो अगेन द वीडियो इज नॉट ऑन बिकॉज यू नो नॉट वेल, फीवर जा नहीं रहा है। इससे जल्दी तो मेरा कोविड ठीक हो गया था, ये नहीं हो पा रहा है। एनीवे, कंटिन्यूइंग। Total number of oxygen atoms in the product P are formed. P is CH3 C triple bond C CH3 alkyne दिया हुआ है। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है? बर्च रिएजेंट है बेटा। बर्च रिएजेंट है तो कौन से एल्कीन बनेगा? सिस या ट्रांस? ट्रांस एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। हम मेजर प्रोडक्ट ही खेलते हैं ऐसे केसेस में जनरली, तो ये बन जाएगा ट्रांस एल्कीन फर्स्ट स्टेप से। फिर उसके बाद उसमें KMNO4 एल्केलाइन मीडियम में अपन ने लिया है और इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। एल्कीन में जब KMNO4 KOH डालते हैं तो ये बेसिकली टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है। मैं यहीं पे बता रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, चाहे नीट की बात करो चाहे जेई मेंस की। KMNO4 का टेस्ट जो है वो एल्काइंस भी देते हैं और वो एल्कीन्स भी देते हैं, ठीक है, बेंजीन नहीं देता है। ये लोग KMNO4 का टेस्ट देते हैं जिसमें डी कलर करते हैं KMNO4 को। तो अगर आप पिंक सोल्यूशन लेंगे तो पिंक से वो कलरलेस बन जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा, और क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये सिन डायोल बनाता है, मतलब सेम साइड पे OH आता है। तो OH OH H CH3 CH3H। तो एक मॉलिक्यूल में, एक प्रोडक्ट P में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, आंसर है 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है? एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, यूरैसिल नहीं होता, नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन विच इज द करेक्ट इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट बनाना है। CHCl3NaOH जो है ये आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है। मैं बस याद दिला रही हूँ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। ये रिएक्शन कौन सा है यार? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ये कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है ये? मैम NaOH है तो एल्डोल क्या नहीं सर? भाई रिएक्टेंट तो देख लो। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म NaOH, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था हमने? क्या बनता था इसमें? क्या बनता था इसमें? O हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो उसका क्या नाम होता था रिएक्शन का? नेम रिएक्शन है ये भी। भाई रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन। और रीमर टीमैन रिएक्शन में यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या होता था? अल्फा एलिमिनेशन होती थी। ये OH माइनस आता था, ये OH माइनस इसका H प्लस लेके जाता था, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता था और ये क्लोरीन पुश आउट हो जाता था। तो डाइक्लोरो कार्बीन was the electrophile that you got। और ये डाइक्लोरोकार्बीन पे फिर बेंजीन रिंग से अटैक होता था, अगर तुम्हें याद हो तो। इंटरमीडिएट बनाना सिखा रही हूँ। ये फिनॉल है ना, NaOH डलेगा तो ये फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा? ये डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। मैं इसके पाई बॉन्ड दूसरी तरफ बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे इजी रहता है समझाना। अरे वही बना देते हैं। ये इधर जाएंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कार्बन पे जाएगा, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस कार्बन पे एक H है, एक क्या लगा है? CCl कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, क्यों, काय को? क्योंकि न्यूट्रल था, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो नेगेटिवली चार्ज हो गया।
अब क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव है तो इसके आसपास Na+ घूमेगा। क्या ये इंटरमीडिएट दिया है हमें? नहीं, ये नहीं दिया। तो और सोचते हैं और क्या बनेगा इसमें। एक सेकेंड रुको वापस। अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ये कार्बन पे जो नेगेटिव है ये H+ ले ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जाए और यहाँ बनेगा 1 2 3। इस O पे वापस माइनस आ जाएगा, इसके साथ Na+ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा CHCl2। ये दिया हुआ है तुमको, देख लो। सिर्फ नेम रिएक्शंस रटने से कुछ नहीं होता है, मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है एंड ये आंसर नहीं है। देखो क्या फर्क है कि जब बेस है अगर सोल्यूशन में और ये एसिडिक इन नेचर है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्म में होगा, ये कभी भी फिनॉल की फॉर्म में होएगा ही नहीं। अगर आपने इसको फिनॉल लेके किया तो आपका आंसर 3 आ रहा होगा, पर 3 आंसर नहीं है, आंसर 1 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये आपका पूरा मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है एंड मैकेनिज्म पे भी तरह पेचीदा क्वेश्चन है कि तुम्हें ये तक पता होना चाहिए कि क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए फिनॉल नहीं रहेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर। वीबीटी से तो हर साल सवाल दिख ही रहा है, मतलब हर पेपर में ही दिख रहा है। हाँ जी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। ठीक है, आंसर तो यहीं से आ गया। चलो फिर भी sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज स्क्वायर प्लेनर एंड sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। डायरेक्ट मेमोरी बेस था कि तुम्हें याद है कि नहीं है। फाइंड द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम CrO, Cr2O3 और CrO3 दिया हुआ है तुमको। क्या मैग्नेटिक मोमेंट का सम बताना है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और वो निकालने के लिए स्टेप 1 क्या रहता था जिंदगी भर? स्टेप 1 रहता था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेरे बच्चे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, x - 2 = 0 करके। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 आएगी, यहाँ पे निकालोगे +6 आएगी। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्रोमियम के? क्रोमियम होता है आर्गन 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो 3d4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। +6 में 0 हो जाएगा, 3d0। अरे भैया आर्गन रह जाएगा सिर्फ, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें इनमें देखना है। मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, 1 2 3 4 5, 6 खा जाओ, 7 8 9 9 9। अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9, 4 है तो 4.9, 3 है तो 3.9। तो आंसर आ जाएगा 8.8 के आसपास जो आएगा। इसने एग्जैक्ट निकाला है, हम तुक्के से निकाल रहे हैं। तुक्के से नहीं मतलब जुगाड़ से। For the nucleophilic addition reaction, most reactive aldehyde is. Aldehydes are more reactive than ketones because they have more electrophilic carbon center. फिर aldehydes में आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, अगर यहाँ जो ग्रुप लगा ये कम हिंडर करेगा तो ही इस पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से जाके अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे इजीली अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। एल्कीन दिया हुआ है, ब्रोमीन अल्कोहलिक KOH है। पहले केस में ब्रोमीन है, सिर्फ ब्रोमीन डला हुआ है, देख लो सिर्फ ब्रोमीन। दूसरे केस में अल्कोहलिक KOH है। इसमें भी पहले केस में ब्रोमीन है, दूसरे केस में देख लो क्या डला हुआ है, ऑक्सीजन पे माइनस है। किसी भी चीज में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। फर्स्ट केस पे अगर मैं देखूं तो डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एडिशन होगी। एंटी एडिशन होगी तो एक ब्रोमीन अबव द प्लेन, एक ब्रोमीन बिलो द प्लेन। अब इसमें अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है और हीट दिया है, हमें ये पता है एलिमिनेशन होना है। अब देखो 2 ब्रोमीन है तो दोनों तरफ से एलिमिनेशन हो सकता है, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है इतनी बार। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। अगर तुम्हें लगेगा कि इस ब्रोमीन के लिए ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो तुम यहाँ पाई बॉन्ड बना दोगे, फिर इसके लिए
तुम अगर इसके हाइड्रोजन को भेजोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्काइन तो यहाँ बन नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं मेरे को यहाँ बनाना है, तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं सकती भाई, लीनियर कैसे लाओगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, तो वो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेड क्या होगा, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा, ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन वाला जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये कार्बन जिसपे ब्रोमीन है ये अल्फा कार्बन है, तो पड़ोस वाला कार्बन ये लेंगे, अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन जाएगा, और हमारे को मिल जाएगा एक डाईईन, ठीक है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में भी पहले तो ब्रोमीन ही डाला है, तो ये एंटी एडिशन कर देंगे बेटा, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन। उसके बाद क्या करेंगे अब इसमें, उसके बाद इसमें देखो स्पेसिफिकली ये 1 इक्विवेलेंट लिखा है, 1 इक्विवेलेंट मतलब कोई एक ही रिप्लेस होगा, कोई सा भी रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक ही रिप्लेस होगा। अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कोई हीट वीट नहीं दी हुई, तो इसके चांसेस है कि ये अटैक करे और इसको निकाल दे, किसी भी एक को निकाल देना ऐसी कोई बात नहीं है, इसको अब अभी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। O C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एनिलीन है 9.3 ग्राम्स, मैंने उसमें NaNO2HCl डाला, 100% यील्ड आई, डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, 100% यील्ड है ये उसने कहा है। फिर उसमें मैंने फिनॉल डाला, या डायजोनियम के साथ फिनॉल रिएक्ट करते हैं अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम में, तो याद है क्या बनता था, एजोडाई। मुझे इस एजोडाई का मास बताना है, इस एजोडाई का मास बताना है। हर बार परसेंटेज यील्ड में कोई फर्क नहीं है, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही वो होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कहाँ से शुरू कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन जो मेरा रिएक्टेंट है वो मैं निकाल सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे आएगा, वैसे तो इसका 93 ग्राम पर मोल ही होता है, पर मैं सिखा भी देती हूँ कैसे आएगा, कि पेपर में फंसना मत। कार्बन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये रे, 3 4 5 6 7 7 N, यहाँ से इसका मोलर मास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब लगाओ अपनी स्टोक्योमेट्रिक, 1 मोल अगर मैं एनिलीन लूँ तो इवेंचुअली 1 ही मोल एजोडाई बनेगा, 1 ही मोल यूज हो रहा है इसमें भी, तो 1 से 1 ही मोल बनेगा, ठीक है जी। 0.1 मोल लिया तो इसका मतलब इसका भी 0.1 मोल बनेगा। 0.1 मोल इंटू मोलर मास वुड गिव मी गिवन मास, और इसका मोलर मास होता है 198, तो 19.8 ग्राम्स प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मोलर मास निकालने के लिए अगर तुम फिर फॉर्मूला में अटक रहे हो तो मैं हेल्प कर देती हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, दिख गए, 7 8 9 10 11 12, C12 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, इस पे तो नहीं होएगा क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये 10, और ऑक्सीजन 1, फॉर्मूला आ गया, मोलर मास आ जाएगा, गेम खत्म, ठीक है जी। आगे चले, लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि तुम्हें याद है कि नहीं है कि लैंथेनॉइड सीरीज में क्या क्या होते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज 2 होती है, तो 4F ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो लैंथेनाइड सीरीज होता है। देख लो इसमें से 4F कौन कौन से वाले हैं, EU है, YB है, EU है, YB है और LU है, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। ओके, आपको 4 कंपाउंड्स दिए, 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेव नंबर अब्सॉर्ब्ड, वेव लेंथ नहीं, वेव नंबर अब्सॉर्ब्ड। वेव नंबर होता है 1/λ अब्सॉर्ब्ड,
ये मैंने अभी 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 बिल्कुल अभी यूट्यूब पे वीडियो डाली है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, वहां पे हम बात करते हैं इस बारे में। जहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ज़्यादा होगी। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होता क्या है, h इंटू फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब्ड, एच सी बाय लैम्डा, या फिर एच सी इंटू 1/λ। देखो ना क्या होता है, वेव नंबर। तो एनर्जी जो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा वो वेव नंबर भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। चले यहाँ पे अब इन सब केसेस में देखते हैं फ़र्क क्या है। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी +3 में है, यहाँ पे भी +3 में, और यहाँ पे भी +3 में। ओ यहाँ +2 में, आई एम सो सॉरी, यहाँ +2 में। ठीक है, अब जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे वो लिगेंड्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड्स ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर बेटा वो लिगेंड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी, ज़्यादा पास आएंगे ना लिगेंड्स, ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा स्प्लिटिंग। और जहाँ ज़्यादा स्प्लिटिंग वहाँ ई अब्जॉर्ब्ड ज़्यादा, इसका मतलब है कि वहाँ वहाँ वेव नंबर ऑफ द अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ज़्यादा। ये ऑर्डर समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4 वाले का सबसे कम होगा, तो आंसर या तो 1 है या तो 2 है, बाकियों को उड़ा दो। अब जिनकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वहां कैसे सोचेंगे, जहां पे स्ट्रॉन्गर लिगेंड ज्यादा होंगे वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, है ना, और वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वहां एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ज्यादा होगी तो वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड यहाँ है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा, ज़्यादा स्प्लिटिंग है तो ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, मतलब ज़्यादा वेव नंबर की रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी। अभी भी आंसर 1 या 2 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन यहाँ अब्जॉर्ब हो रही है और सबसे कम यहाँ अब्जॉर्ब हो रही है। और जो एनर्जी का ऑर्डर है बेटा वही वेव नंबर का ऑर्डर है। अब यहाँ पे भी NH3 है, यहाँ पे भी NH3 है, दोनों में 5-5 है, तो हमें कंपेयर करना है Cl- और H2O में से स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन सा है। एक्वा लिगेंड स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ कंपेरेटिवली स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ वेवलेंथ कम अब्जॉर्ब होगी एंड वेव नंबर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। पहुंच गए तुम आंसर तक, वेरी नाइस क्वेश्चन किया हुआ है हमने। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे ही वीडियो है, वाई आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, और आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, इस चीज़ का आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, पूरी बात समझ आ जाएगी जो मैंने अभी बोली है। वो लिस्ट मैच करनी है यार, फिर से ये वैसा क्वेश्चन है कि तुम्हें याद है बातें कि नहीं, बस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। क्या करना है इसमें, CCl4 इनमें से क्या है, CCl4 इनमें से फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, DDT जो है वो इंसेक्टिसाइड है, CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होते थे, और CHI3 जो है वो एंटीसेप्टिक है, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। नेक्स्ट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज नोन एज पिक्रिक एसिड। नहीं, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन पता है क्या होता है, ये होता है 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो एंड 1 पे CH3। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत एक तो यहाँ है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत यहाँ है, तो आंसर या तो 2 है या तो 3 है, ना 1 आंसर है ना 4। फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड बाय द एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। बिल्कुल सही बात है ये तो। देखो फिनॉल में चाहे तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो, ठीक है, तब भी आपको पिक्रिक एसिड मिलता है, या अगर आप फिनॉल पे सेकेंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ले लो, फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो तो भी पिक्रिक एसिड बनता है। क्यों होता है ऐसा, ओई ऐसा क्वेश्चन अभी भी जेई में ऐसा सिमिलर सा कुछ आया है, ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये वाले का तो रिवर्सिबल था ना, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इनफ स्ट्रॉन्गर होता है इसको उड़ा देने के लिए। चलो बेटा हटो यहाँ से, हो गया तुम्हारा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स, सॉरी, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग वीबीटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें मैंने सिखाया है ऑर्डर क्या है। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो, उसके बाद स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता करो, फिर वही जो स्टेरिक नंबर निकाला है उससे लोन पेयर पता करो, और फाइनली शेप तक पहुंचो। अगर तुम ये पूरी चीज एज इज फॉलो करो तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रट्टे मारोगे तो आई कांट गारंटी। SF4 की अगर मैं बात करूं, SF4 में स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर कितने हैं? 6। मोनोवेलेंट कितने जुड़े हैं? 4। अनायनिक कुछ नहीं है, कटायनिक कुछ नहीं है, सब कुछ माइनस हो गया, तो आ जाएगा 10/2 5। स्टेरिक नंबर 5 का मतलब होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। सल्फर कितने लोगों से जुड़ा हुआ दिख रहा है? 4 लोगों से, 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 5 माइनस सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4। आंसर आ जाएगा 1। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, क्या शेप होती है इसकी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाता है, सीसॉ शेप होती है, तो SF4 का सीसॉ, तो P का B, या तो आंसर ये है, या तो आंसर ये है, या तो आंसर ये है, तो अभी 50-50 भी नहीं हुआ। NH4 प्लस निकालते हैं। NH4 प्लस हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम होते हैं 5, 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन जुड़े हैं, कटाइनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस कितने बॉन्ड्स बना रहे सेंट्रल एटम? 4 बॉन्ड बना रहे, तो लोन पेयर हो गए 0। इसका मतलब है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा और टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी। तो Q का C है, Q का C आंसर आ चुका है। फिर भी देख लेते हैं, BrO3 माइनस भी करा देती हूँ क्योंकि मेरा काम है। BrO3 माइनस हाफ ऑफ सेंट्रल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7। मोनोवेलेंट कोई नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड किया जाता है, तो 8/2 हो जाएगा 4। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है वो? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं? एक ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो लोन पेयर आ गए कितने? 1। तो मतलब ढांचा बना लूं अगर मैं, एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 3, बन गया BrO3 माइनस। तो ये कैसी शेप हो गई? ये शेप हो गई पिरामिडल। BrO3 माइनस आ गया पिरामिडल। लास्ट है BrF3, एक सेकेंड पेज ऐड कर लूं। BrF3, BrF3 की बात करते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 5 हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस 3 फ्लोरीन जुड़े तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर आ गए 2, जिसका मतलब क्या हुआ बेटा? टी शेप है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स A प्लस B। एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 रिड्यूस होके देगा Mn2 प्लस, और C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज होकर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज रिएक्टेंट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, प्रोडक्ट में +2 में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 5 का। इजी क्वेश्चन, थोड़ा इजी साइड पे है। आगे बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सोचना है, पहले तो दिमाग लगाएंगे। डायटोमिक स्पीशीज तो नहीं दी, या डायटोमिक स्पीशीज दी है। अगर डायटोमिक स्पीशीज है, डायटोमिक स्पीशीज है जैसे H2O2 B2, तो हमें सोचना पड़ेगा MOT के अकॉर्डिंग। अगर नहीं दी तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन के भी खेल पाओगे थोड़ा सा। ठीक है जी। तो जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल लीनियर, लीनियर कौन होगा इनमें से? I3 माइनस लीनियर होगा, मान रहे हो? यार I3 माइनस की तो मैंने ट्रिक बताई हुई है ना। क्या ट्रिक बताई हुई है? कि इसमें जुगाड़ चल जाता है स्टेरिक नंबर वाला। हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयोडीन जुड़े हैं, मोनोवेलेंट होते हैं, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है, तो ये आ जाएगा 5। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे? एक आयोडीन 2 से जुड़ा है, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 3, तो ये लीनियर आ जाएगा। आई तीनों लोन पेयर तीनों इक्वेटोरियल पोजिशंस पे होंगे, तो I3 माइनस है लीनियर। S का है D, S का है D। और कोई प्रॉपर्टी है I3 माइनस की? क्या लगता है और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी?
क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? एक आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बैलेंस गिन लो यार, बाकी सब तो पेयर्ड ही होगा ना, आगे का गिन लो, बैलेंस ही गिन लो। तो 7 3 21, एक इलेक्ट्रॉन और 22, तो ये डायमैग्नेटिक की साइड होगा। तो एस के लिए तो प्रॉपर्टीज आ गई बी डी, बी डी। चलो आंसर या तो 1 है या तो 2 है, दोनों प्रॉपर्टीज देखनी होंगी, जितनी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है सब देखना है। NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, हाफ ऑफ नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड हुआ, 3 आ गया। ये शेप निकालोगे तो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है जी। ट्राइगोनल प्लेनर होगी इसकी शेप, और टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इसमें लोन पे इसमें वो ढूंढते हैं, पैरामैग्नेटिक लग रहा है या डायमैग्नेटिक लग रहा है? शक्ल से क्या लग रहा है? नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, बस 5 इसमें गिन लो, और इसमें कितने हो जाएंगे? 6 18, और ये 1 + 1 इवन ही आएगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक। NO3 माइनस जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। तो आर का बी सेम जा रहा है अभी तक। तो नेक्स्ट NO जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, वो पक्का पैरामैग्नेटिक होगी। तो NO का पैरामैग्नेटिक, एंड ऑल्सो वो लीनियर भी तो होगी, 2 ही एटम से जुड़ के एक लाइन ही बनाएंगे, तो लीनियर भी होगी। तो Q का A एंड D है, ये सही है। एंड PSO2Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। विच वन इज द करेक्ट मेटामर ऑफ दिस? मेटामर का मतलब है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट और राइट के जो कार्बन है वो इधर से उधर मूव होते रहे। फंक्शनल ग्रुप के ना आसपास की चीजें बदलनी है, फंक्शनल ग्रुप ना बदल देना। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही दूसरा हो गया ना, मतलब ये 1 डिग्री अमाइड है, ये 2 डिग्री अमाइड है, सेम बात हो ही नहीं सकती, अलग फंक्शनल ग्रुप गिना जाता है इसको। ये भी 1 डिग्री अमाइड है, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो क्या ही बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जहाँ पे देखो इसके पास जो रिंग थी ये इधर चली गई और इसके पास जो थी इधर चली गई, तो फंक्शनल ग्रुप के आसपास के लोग घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शनल ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन NaOH सोल्यूशन ऑफ मोलालिटी 3 मोलल एंड डेंसिटी इतना, मोलारिटी बताना है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज रटे हुए आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो मैं तरीका बता देती हूँ। मोलालिटी कहता है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH है इन 1000 ग्राम या 1 kg पानी, ठीक है। मुझे आदत है एक डब्बा बनाने की, मैंने आपको भी सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। NaOH पानी, सोल्यूशन जो उसका बनेगा, दिस प्लस दिस वुड गिव मी सोल्यूशन, मास वॉल्यूम डेंसिटी। NaOH मेरे पास है 3 मोल, तो 3 × 40 ग्राम, मोलर मास 40 होता है। पानी है मेरे पास 1000 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 1 2, ये कितना होएगा? 120, हाँ जी, तो 1120, ठीक है जी। वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml, ये दी हुई है। सोल्यूशन का मास पता है, सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, सोल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगी 1120 डिवाइडेड बाय 1.12, ये 100 हो गया। ये आ जाएगा 10,000 ml, तो ये आ जाएगा 1000 ml। सोल्यूशन की वॉल्यूम तुम्हारे पास है, मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हारे पास है, मोलारिटी नहीं आ सकती क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो मोलारिटी आ जाएगी 3 मोलर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप इन सल्फोनिक एसिड इज, सल्फोनिक एसिड इज SO3H। Find the number of processes in which electron gain enthalpy is negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तब होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन लेके खुश होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, नाइट्रोजन, और मतलब हिंदी वाला एंड वाला, एंड नोबल गैसेस को छोड़ के सबकी नेगेटिव होती है। तो एल्यूमिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन Al- नेगेटिव होगा, ठीक है जी। बेरिलियम वाला नेगेटिव नहीं होगा। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
सबकी नेगेटिव होती है, बट जब ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतने बढ़ जाएंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में उसको मौत आएगी, तो वो लेगा नहीं। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और यही बात मैंने आपको समझाई हुई है यूट्यूब पे ही, मेरे ही चैनल पे वीडियो में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत डिटेल में समझाई है कि लॉजिक क्या होता है उसका, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो वो प्लीज़ वीडियो देख लेना जाके, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो ताकि ऐसे क्वेश्चन एक एक मिनट में हो जाए। इसमें नेगेटिव नहीं होगी, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होगी। तो आंसर है ए एंड डी वाला, मतलब 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब देखो, एल्यूमिनियम 3+, Mn2+, Pb2+ एंड Cu2+ है, और इन सबके रिएक्शंस दिए हुए कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है। ग्रुप रिएजेंट की बात हो रही है, मतलब ये वो जो कटायनिक एनालिसिस तुम पढ़ते हो जो लैब में करते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन है, कटायनिक एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इनके लिए ये जिस ग्रुप के होते हैं उस ग्रुप का रिएजेंट क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहले वाले पेज पे आते हैं। पहला जो एल्यूमिनियम आयन है उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड यूज होता है, ये बस याद होना चाहिए तुम्हें। पूरा इतना बड़ा डिटेल्ड है, वरना ये तो कराने में 2 दिन लग जाएंगे। तो अगर याद नहीं है तो बता दो, कमेंट सेक्शन में इन बारे में बात कर ली जाएगी। ठीक है, मैंगनीज आयन जो है उसमें H2S विद NH4OH यूज होता है। सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, और एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है, उसका ग्रुप रिएजेंट ये होता है। Pb2+ जो है वो H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ओ सॉरी PbCl2 जो होता है उसका डाइल्यूट HCl होता है, क्योंकि वो PbCl2 की फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेट आउट होता है। एंड कॉपर आयंस जो होती है उसमें H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl यूज होता है, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट होता है। ग्रुप टू रिएजेंट यूज होता है इसमें, तो ये याद होना चाहिए था। नेक्स्ट, गैलियम इज यूज इन थर्मोमीटर। हाँ, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में बहुत अच्छे से रहता है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज लो वाइल द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, यही लॉजिक था। गैलियम इज यूज जनरली इन थर्मोमीटर, क्योंकि हम उसको थर्मोमीटर में वो यूज होता है जो एक ज़्यादा लंबे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, ज़्यादा लंबे टेम्परेचर डिफरेंस में लिक्विड रहे, वो इजीली सॉलिडिफाई ना हो जाए या वो इजीली गैस ना बन जाए, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए लिक्विड रहे, तो हम उन्हें थर्मोमीटर्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गैलियम बहुत इजीली यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, वेरी लो, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, तो बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसमें ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड द रेशियो फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% टू 90%। ओके जी, समझो, K इज इक्वल टू क्या होता है 2.303/T। ठीक है, लॉग ऑफ A0/A, सही लिखा है। ठीक है, 99.9% कंप्लीशन का क्या मतलब है कि अगर मैंने 100 लिया तो मेरे पास बचा कितना, 0.1 बचा, 99.9% खत्म हो गया। तो K1 है मेरा 2.303/T1। ठीक है जी, लॉग ऑफ A0/A में A0 की जगह मैं भर रही हूँ 100, और A में मैं भर रही हूँ कितना 0.1। K2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2.303/T2 लॉग ऑफ, शुरू अगर मैंने 100 से किया था तो 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 10 बचा है। अब ध्यान से समझना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कि यहाँ पे K1 और K2 इक्वल है, विच इज इक्वल टू K, विच इज इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ। कैसे 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 क्यों ये चीज़ें इक्वल है, क्योंकि सेम रिएक्शन की बात हो रही है बेटा, सेम रिएक्शन की बात हो रही है, तो K जो है वो सेम होगा। ठीक है, K जो है वो सेम होगा, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख रही हूँ K इंटू T1 इज इक्वल टू
2.303, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, k इंटू T1 इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ, शुरू 100 से किया था, बचा 0.1 है, रेशो लेना, डिवाइड कर रही हूँ k इंटू T2 से, यहाँ पे k इंटू T2 कर दिया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2.303। बेटा रेशो लेने को उन्होंने कहा है, मैं मन से नहीं ले रही, 100/10, k से k गया, 2.303 से 2.303 गया, टाइम का रेशो लेना था, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाँ जी, log 1000 कितना होता है 3 अपॉन log 10 कितना होता है 1, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T2, या T1/T2 इज इक्वल टू 3। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, during the electrolysis of dilute solution if we add H2O what would happen to the molar conductivity। किसी भी dilute solution का मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ, ठीक है, उसमें अगर मैं पानी ऐड कर दूं तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, पानी ऐड करने से, डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है ना यार। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ही समझ लें, 1000 kappa/m, m क्या है, मोलैरिटी, मान रहे हो। अगर मैं किसी चीज को डाइल्यूट कर रही हूँ बेटा, तो मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटा रही हूँ, अगर किसी चीज को डाइल्यूट करी तो कॉन्सेंट्रेशन घटा रही हूँ, जिसका मतलब है कि उसकी मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ा रही हूँ। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है बेटा, तो जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगी, तो ये मोलर कंडक्टेंस जो है ये बढ़ जाएगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर हैज हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस, the ratio of the root mean square speed of helium and oxygen in the sample is RMS velocity। RMS velocity का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास ऑफ द गैस। मुझे RMS ऑफ हीलियम टू RMS ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन गैस इज O2 एंड नॉट O, ऑक्सीजन गैस इज O2 एंड नॉट O, तो ये ऊपर वाले का अगर मैं लिखूं 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय 32, राइट। तो ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ले जाए, VRMS ऑफ हीलियम अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो 32/4, रूट 8 क्या होता है 2√2, तो यह आ जाएगा 2√2/1, just 2√2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बार्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बार्मर सीरीज क्या होता है, जब n इज इक्वल टू 2 पे गिरे, ऊपर से कहीं से भी गिरे, राइट। एंड लाइमन सीरीज क्या होता है, जब n इज इक्वल टू 1 पे गिरे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा हो, जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, मान रहे हो। एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ होगा, इन्फिनिटी से 1 पे गिरेगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। एंड इन्फिनिटी से 2 पे गिरेगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी, ठीक है जी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन करना है हमें, ये निकालना है। ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वेवलेंथ फॉर बार्मर वुड बी इक्वल टू क्या, वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वेयर n1 इज कहाँ पे गिरा एंड n2 इज कहाँ से गिरा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ जी, 1 अपॉन बार्मर के लिए 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू RH अपॉन 4, 2 स्क्वायर इज 4, राइट। 1 अपॉन लैम्डा L कितना है RH इंटू
1/n1² माइनस 1/n2²। z की वैल्यू 1 है बेटा, तो मैं ले नहीं रही क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्ट इस पे फोकस कर रही हूँ जो मेरी मेन चीज़ है। ठीक है, और कांस्टेंट भी मेरे को पता है कटेगा अभी, इसलिए मैं कुछ वैल्यूज नहीं डाल रही अभी। तो 1/, कहाँ गिर रहा है, 1² माइनस 1/∞² ये आ जाएगा RH। अब बेटा अगर आपने, ध्यान से देखना, अगर आपने 2/1 किया तो आप, सॉरी, अगर आपने 1/2 किया, क्योंकि आपको बामर अपॉन लाइमन बोला है, तो अगर आपने 1/2 किया तो आप 1/λ_b अपॉन 1/λ_l करोगे, विच इज λ_l अपॉन λ_b, विच इज नॉट व्हाट दे हैव आस्क्ड यू टू डू। ठीक है, आपको 2/1 करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर आए। यू हैव टू बी दिस केयरफुल, मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए हैं क्लास में। ये हो जाएगा, तो λ_b अपॉन λ_l आ जाएगा। तो ऊपर क्या वैल्यू पुट करनी है, RH, नीचे पुट करनी है RH/4, आंसर आ जाएगा 4:1 और या फिर 4। ठीक है जी, सो ये अच्छा पेपर था, गुड क्वेश्चंस, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जिसमें ऐसे ऑप्शंस थे जहां गलती होने के बहुत चांसेस थे। इनफैक्ट वो जो पहला क्वेश्चन था वो सोडियम फेनॉक्साइड वाला जिसमें इंटरमीडिएट पूछा था रीमर टीमन में, वेरी नाइस क्वेश्चन। वहां पे गलती होती ही होती है अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से नहीं समझ आता। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करना। ये बामर वर्सेस लाइमन सीरीज वाला भी रेशो पूछते हैं वेवलेंथ का, तो सोचना शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, पूछ क्या रहा है, सब कुछ। गुड पेपर, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू सच पेपर्स, ताकि आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से और आपको पता चले कि आप एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर। होपफुली तब तक थोड़ी बेटर हालत होगी तो वीडियो के साथ, वरना क्वेश्चंस तो करा ही दूंगी। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और कर लिया तो औरों से करा दो। बाय।